मेरे पास मोबाइल मौजूद था। मैंने उसकी वीडियो बना ली और फिर वहां से सीधा पुलिस स्टेशन। मेरी जलेबी की दुकान थी। शादी हुई तो बीवी अगले दिन कहने लगी कि घर आने से पहले रोज मेरी माँ के लिए जलेबी जरूर लेके जाना। मेरी माँ को मीठा बहुत पसंद है। कम उम्र नई नवेली दुल्हन की बात मेरे लिए बहुत ही खास थी। मैं रोज पहले ससुराल जाकर जलेबी देता, फिर घर आता। एक दिन मैं जलेबी देने गया तो मेरे साले ने दरवाज़ा खोला और कहने लगा, आप रोज जलेबी लाते हैं, घर में कोई नहीं खाता। मैं हैरान हो गया और जल्दी से भागता हुआ घर आया, लेकिन अंदर के मंजर ने मेरे होश उड़ा दिए। मेरी बीवी तो मैं अपनी शादी वाले दिन अपने कमरे में गया। मेरी पत्नी गुलाबो बहुत खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल नाजुक और मनमोहिनी। इसे देखकर मेरे ऊपर नशा सवार हो गया। मैं उसके पास जाकर बैठ गया। मैंने उसे मुंह दिखाई में कंगन पहनाने के लिए उसका हाथ थामा तो उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। वह हद से ज्यादा घबराई हुई थी और मैं उसकी इस तरह की घबराहट को महसूस कर रहा था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि पहली ही रात में मेरी पत्नी ने मुझसे अजीब सी फरमाइश कर दी कि मैं तो इसकी शक्ल ही देखता रह गया। ये कैसी फरमाइश थी जो वह मुझसे कर रही थी? हालांकि मैंने खुद उससे उसकी फरमाइश पूछी थी, इसलिए अब मैं उसकी बात सुनकर परेशान था कि इसे क्या जवाब दूं। कुछ पल तो मैं उसकी इस तरह की बात सुनकर ही हैरत में पड़ गया। मेरी जलेबी की दुकान थी और मेरी दुकान की जलेबी शहर में काफ़ी मशहूर थी। लोग दूर दूर इलाके से मेरे पास जलेबी लेने आते थे। मेरी दुकान में हर वक्त लोगों की चहल पहल ही रहती थी। मुझे ग्राहकों से फुर्सत नहीं मिलती थी। मैं अपने घर में मैं अकेला कमाने वाला था। मेरे घर में मेरी माँ और एक छोटा भाई था जो कॉलेज में पढ़ता था और कॉलेज से वापस आकर मेरी दुकान में मेरी मदद के लिए आ जाता था। मेरे बाप का देहांत उस वक्त हुआ था जब मैं 14 साल का था और 14 साल से ही पापा की जलेबी की दुकान संभाल रहा था, इसलिए बस मैट्रिक तक ही पढ़ाई हासिल कर पाया था। मैंने अपने पापा की दुकान पर जी तोड़ मेहनत की थी और अपनी जलेबी का कारोबार कभी भी बंद करने की कोशिश नहीं की। यही वजह थी मेरे पास ग्राहकों का मेला लगा रहता था। उन्हीं दिनों मेरे रिश्ते की बात चल रही थी। लड़की मेरी माँ को बेहद पसंद आ गई थी, लेकिन मैं अभी तक उस लड़की को देखा नहीं था। मगर मुझे यकीन था कि अगर लड़की मेरी माँ को पसंद है तो वह ज़रूर खूबसूरत होगी। मैं अपनी दुकान में इतना बिजी था कि शादी वाले दिन तक मैंने दुकान बंद नहीं की। शाम को मैं जल्दी से सारे ग्राहक निपटाए और तैयार होकर अपनी बारात में चला गया। और आज जब अपनी पत्नी गुलाबो को देखा तो देखता ही रह गया। वह बहुत ज़्यादा हसीन थी। शादी की रात जब मैंने उसे कंगन पहनाए तो कहने लगी, अगर मैं आपसे कोई फरमाइश करूं तो क्या आप मेरी बात मानोगे? मुझ में कहाँ इनकार करने की आदत थी। मैं तो उसके हुस्न का दीवाना हो गया था। मैंने कहा, मुझे तो खुशी होगी अगर तुम मुझसे कोई फरमाइश करो। लेकिन जो बात उसने मुझसे कही वह सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। गुलाबो मुझसे कहने लगी, 5 महीने तक तुम रोज 2 किलो जलेबी मेरी माँ को दे के आना। मैंने हमारे वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए अपनी माँ से कहकर एक पूजा रखवाई है और 5 महीने में ये पूजा खत्म हो जाएगी। फिर हम अपनी शादीशुदा जिंदगी शुरू करेंगे। मैं उसकी बात को हैरत से सुनता रहा, फिर सोचने लगा कि ये क्या चक्कर है जो ये बात मेरी पहली रात ही मेरी दुल्हन मुझसे कह रही थी। मैं गुलाबो से कुछ भी कह ना सका। वजह मेरी नरम आदत थी। मैं बेड से उठकर सामने सोफे पर जाकर लेट गया। आज की रात के हवाले से मैंने जितने भी ख्वाब देखे थे वे सब मेरी बीवी की फरमाइश से चकनाचूर हो चुके थे। मेरी शादी को 10 दिन गुजर गए थे। मैं बहुत बुझे दिल के साथ सुबह उठता था। दुकान पर भी मेरा मन मेरी बीवी की बात पर ही लगा रहता था। मैंने दुकान की दीवार पर लगी घड़ी को देखा। जैसे ही दुकान बंद करने का वक्त आता मैं अपने छोटे भाई से कहता, घर जाओ, मुझे कहीं काम से जाना है। वह घर की तरफ चला जाता और मैं जल्दी से 2 किलो जलेबी भरता और अपने ससुराल चला जाता। हालांकि मेरा ससुराल मेरे घर से बहुत दूर था। 1 घंटे का रास्ता था। पहली बार जब मैं अपने ससुराल जलेबी लेकर गया तो मैं 1 घंटे बाद अपनी ससुराल पहुंचा था और दरवाजे पर दस्तक दी तो
दरवाज़ा मेरे साले ने खोला। वह मुझे हैरत से देखने लगा। मुझसे कहने लगा कि जीजा जी आप अंदर आइए, आपको दीदी को भी साथ में लेके आना था। वे बहुत अच्छे से मुझे अंदर आने को कह रहे थे, लेकिन मैंने उसे इनकार कर दिया कि मुझे देर हो रही है, फिर कभी आऊँगा, अभी मुझे घर जाना है। तुम ये जलेबी अपनी माँ को दे देना। वह मुझे हैरत से देख रहा था और मैं 2 किलो जलेबी उसे थमाया और घर की तरफ चल पड़ा। ये सिलसिला शादी के फ़ौरन बाद से जारी था। मैं रोज़ 2 किलो जलेबी अपनी ससुराल के दरवाजे पर से ही देकर वापस लौट जाता था, क्योंकि मुझे अपने ससुराल जाने की अनुमति गुलाबों ने नहीं दी थी। घर पहुंचते पहुंचते मुझे रात के 12 बज जाते थे, क्योंकि मेरी दुकान 10 बजे बंद होती थी और ससुराल जाने आने में मेरे 2 घंटे बेकार होते थे, इसलिए घर पहुंचने में मुझे 12 बज जाते थे। मेरी माँ बीमार रहती थी, इसलिए खाना खाकर जल्दी सो जाती थी। मेरा भाई भी कॉलेज से आते ही दुकान पर मेरे साथ काम लगा रहता था, तो इसलिए वह भी घर आते ही खाना खाकर सोने चला जाता था। मैंने नोट किया था कि जितनी खुशी मेरे भाई को मेरी शादी की थी, मेरी शादी के बाद वह उतना ही चुपचाप हो गया था। मैंने अपने छोटे भाई से उसकी वजह भी पूछी तो कहने लगा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस यह चाहता हूँ कि अब आपकी आधी जिम्मेदारी खुद ले लूँ। मुझे उसकी सोच पर खुशी हुई थी। रात को ससुराल से जब मैं घर पहुँचता तो गुलाबो ही उठी होती थी। एक सुंदर सी साड़ी पहने हुए सज धज के दरवाज़ा खोलती थी, मुझे खाना गर्म करके देती थी, मुझसे कहती आप बहुत अच्छे हैं, जो मेरी बात मान गए। मैंने उसे मुस्कुराकर देखा और कहा कोई बात नहीं, बस 5 महीने की तो बात है। आज तो गुलाबो बहुत खूबसूरत लग रही थी। मेरा मन डोलने लगा। किचन में सब्जी गर्म कर रही थी। मैंने पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। जैसे ही मैंने उसे अपनी बाहों में भरा, वह मेरी बाहों में झटपटाने लगी जैसे मैं कोई गैर हूँ, लेकिन मैं गुलाबो को नहीं छोड़ा। उसके कान के पास मुंह ले जाकर मैंने प्यार से कहा गुलाबो, पूजा तो पूरी होती ही रहेगी, क्यों ना आज हम अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत कर ही डालें। बस अब और रोका नहीं जा रहा। मेरी बातों को सुनते ही गुलाबो बहुत ज़्यादा डर गई थी। कहने लगी नहीं नहीं, पहले पूजा ख़त्म होने दो, उसके बाद ही हम कुछ करेंगे। जब मैं किसी तरह नहीं माना तो उसने मेरे ऊपर एक राज और खोला। कहने लगी हंसराज, ये पूजा हमारी शादीशुदा जिंदगी की खुशियों के लिए ही नहीं बल्कि एक और काम के लिए है। मैं हैरत से गुलाबों का मुंह देखने लगा। मेरी पकड़ अब उस पर ढीली पड़ गई थी और वह मेरी बाहों से निकल गई। कहने लगी मेरे ऊपर किसी भूत का साया है और उस प्रेत को भगाने के लिए मेरी माँ ने ये पूजा रखी है। अगर इन 5 महीनों में तुम मेरे पास भी आए तो वह तो हम दोनों को मार डालेगा। इसलिए मेरी माँ ने कहा है कि अगर जलेबी तुम्हारे पति की दुकान से जाए तो इसका फल और अच्छा मिलेगा। वह भूत प्रेत जो भी है जल्दी ही भाग जाएगा। मुझे अंदर ही अंदर गुस्सा तो बहुत आया कि ये सब बातें तो गुलाबों के घर वालों को मुझे पहले बतानी चाहिए थी, लेकिन मैं अपने गुस्से को भी पी गया। फिर अगले दिन से मैं अलग कमरे में सोने लगा, क्योंकि गुलाबों को देखते ही मेरे जज्बात बेकाबू होने लगते थे। गुलाबों की एक बात मुझे पसंद थी, उसने घर बहुत अच्छे से संभाल रखा था। उसका बर्ताव मेरी माँ के और मेरे भाई के साथ बहुत अच्छा था। उसका बहुत ख्याल रखती थी। आज जब मैं जलेबी ससुराल देकर घर पहुँचा तो मेरा भाई जाग रहा था और मेरी पत्नी से बातें कर रहा था। वे भी उससे हंस हंस कर बातें कर रही थी। मुझे देखकर मेरा भाई खामोश हो गया। गुलाबो मेरे लिए खाना गर्म करने लगी। मैंने छोटे भाई से पूछा कि तुम अभी तक सोई नहीं? तो कहने लगा बस यूं ही नींद नहीं आ रही थी। फिर तो ये रोज़ का रूटीन बन गया। मैं जब भी घर आता मेरा छोटा भाई और गुलाबो बातों में बिजी होते। मुझे देखकर मेरा भाई अपने कमरे में चला जाता और गुलाबो उठकर मेरे लिए खाना गर्म करने लग जाती। मेरा भाई और गुलाबो 21 साल के ही थे। दोनों की उम्र बराबर थी। मुझे इस बात पर एतराज़ न था कि वह दोनों क्यों इतनी देर तक बातें करते हैं, लेकिन मेरे आते ही मेरे भाई का उठकर चले जाना और गुलाबों के चेहरे पर एक मुस्कान रहना मेरी समझ से बाहर था। लेकिन एक दिन जो मैंने देखा मैं भौचक्का रह गया था। मैं घर आया तो हाल बिल्कुल खाली था। मुझे गुलाबो और मेरे भाई की बातों की आवाज़ मेरे ही कमरे से आ रही थी।
मेरा कमरा बंद था। मुझे ये देखकर हैरत का झटका लगा था। भला इस वक्त मेरा भाई कमरे में क्या कर रहा है? मैं जल्दी से दरवाजे के पास गया और उनकी बातें सुनने की कोशिश की। तभी मेरे कमरे का दरवाज़ा खुल गया। मेरा छोटा भाई मेरे कमरे से बाहर आ रहा था। मुझे देखकर उसके चेहरे की रंगत उड़ने लगी। वह मुझसे नज़रें चुराकर मेरे कमरे से बाहर निकल गया। मैंने अंदर कमरे में देखा तो गुलाबो इस बार अपने आंसू साफ कर रही थी। मुझे देखकर वह भी घबराई हुई थी। ये सब देखकर तो मैं चकरा कर रह गया था। मैंने कहा, तुम्हें क्या हुआ है और मेरा भाई हमारे कमरे में क्या कर रहा था? वह कहने लगी कि उसकी माँ बीमार है, इसलिए वह मेरे भाई से कह रही थी कि उसे उसके माँ के घर छोड़ दे और वह कह रहा था कि आप भाई के साथ ही जाना। मैंने कहा, अगर ऐसी ही बात थी तो मुझे पहले कहती, मैं तो रोज़ वहाँ जलेबी देने जाता हूँ, तुम्हें भी साथ ले जाता। वह कहने लगी, आपको अभी मेरे मायके जाने की इजाज़त नहीं है, इसलिए मैं आपके साथ नहीं जाना चाहती, क्योंकि मेरे साथ क्या मसला है इस बात का सिर्फ मेरी माँ को पता है, भाइयों को नहीं पता। अगर मैं आपके साथ गई तो वह आपको भी घर के अंदर बुलाएंगे, जिससे हमारा टोटका बेकार हो जाएगा। आप अपने भाई से कह दें कि वह मुझे मेरे मायके छोड़ दें। मैंने कहा, ठीक है, तुम कल सुबह तैयार रहना। मैं उससे कह दूंगा कि वह कॉलेज से आकर तुम्हें तुम्हारी माँ के घर छोड़ दे। लेकिन जब ये बात मैंने अपने छोटे भाई से कही तो उसने साफ इनकार कर दिया। कहने लगा, दुकान में संभाल लूंगा, भाभी को आप उनके मायके में छोड़ दें। मैंने कहा, तुम समझने की कोशिश करो, मैं नहीं जा सकता, मेरी मजबूरी है, तुम उसे मायके ले जाओ। तो वह कुछ नहीं बोला और गुलाबों को उसके मायके ले गया। लेकिन उसी रात मुझ पर एक ऐसा राज खुला कि मैं हैरान रह गया था। जब मैं दुकान बंद करके अपने ससुराल जलेबी देने गया तो मेरा साला कहने लगा, आप क्यों रोज़ इतनी जलेबी लेकर आते हो? हमारे घर तो कोई भी जलेबी शौक से नहीं खाता और मेरी माँ को तो शुगर है, वे तो खुद मना करती हैं कि आप जलेबी मत लाया करें, बेकार जाती हैं। ये सुनकर मैं हैरान रह गया था। जलेबी तो मैं गुलाबों की पूजा पूरी करने के लिए लाता था और गुलाबों की माँ को ये बात मालूम थी, फिर भला वह जलेबी लाने के लिए क्यों मना करती थी? फिर वह कहने लगा, जीजा जी आप हमारे अपने हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है कि आप शादी के बाद से अब तक हमारे घर के अंदर नहीं आते, बाहर से ही चले जाते हैं। मेरी माँ मुझे डांट देती है कि क्यों हंसराज को बाहर से ही भेज देते हो। मेरे लिए ये बात भी हैरान करने वाली थी, क्योंकि गुलाबों की माँ तो वजह जानती थी, फिर ये क्यों कह रही थी कि उनके घर पर आओ। मैंने कहा, मैं कुछ व्यस्त हूँ, फिर कभी फुर्सत में आऊँगा तो बात करूँगा। ये कहकर मैं जाने लगा तो मुझे ख्याल आया कि मेरी पत्नी और मेरा भाई मेरी सास की तबीयत के लिए आए हुए हैं। फिर मुझे एहसास होने लगा, ये क्या सोचेंगे मेरा साला कि इसकी माँ बीमार है और मैं तबीयत तक ना पूछा। मैं पलटकर वापस उनके दरवाजे पर चला गया। मैंने अपने साले से कहा कि आपकी माँ की तबीयत अब कैसी है, उन्हें क्या हुआ था? मेरे सवाल पर वह मुझे हैरत से देख रहा था। कहने लगा, मेरी माँ तो बिल्कुल ठीक है भाई, उन्हें तो कुछ नहीं हुआ। मुझे ये सुनकर हैरत हुई थी। मैंने कहा, गुलाबो यहाँ अपनी माँ से मिलने इसलिए तो आई है? इस बात पर भी वह हैरत का इजहार करने लगा। कहने लगा, दीदी तो यहाँ नहीं आई, उन्होंने सिर्फ फ़ोन पर ही खैरियत मालूम की थी। इस बात ने तो मेरे होश उड़ा दिए थे। अगर वह यहाँ नहीं आई थी तो कहाँ गई थी? मैं वहाँ से वापस घर आ गया। जब घर आया माँ सो चुकी थी। मेरा दिमाग अजीब सी उलझन का शिकार था। गुलाबों की बातें और उसके भाई की बात बहुत अलग थी। फिर उसकी माँ किस्म की औरत थी जो गुलाबों के इलाज के लिए मुझसे जलेबी मंगवाती थी और फिर उसे इलाज के लिए देने की बजाय घर पर रखकर ख़राब कर लेती थी और अपने बेटे से ये कहती कि मुझसे ये कह दे कि मैं जलेबी क्यों लाता हूँ। वह तो ऐसी बात कर रही थी जैसे कोई बात ना हो। और गुलाबो जब उसकी माँ बीमार ही नहीं थी तो फिर मुझसे झूठ क्यों बोल रही थी और रात को रो क्यों रही थी कि उसकी माँ बहुत बीमार है? और अगर वह मायके नहीं गई तो फिर मेरे भाई के साथ गई कहाँ? एक के बाद एक सवाल मेरे अंदर घूमने लगे जो मुझे परेशान कर दिए थे। मैं अपना सिर्फ अपने हाथों में लेकर बैठ गया।
मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद ही दरवाज़ा खुला और गुलाबों की हंसी की आवाज़ पर मैं चौंक सा गया था। वह मेरे भाई से ये कह रही थी कि आज का दिन उसके लिए एक यादगार का दिन था। वह दोनों एक साथ अंदर दाखिल हुए थे और मुझे देखकर दोनों ही घबरा गए थे। मुझे देखकर गुलाबों के चेहरे का रंग उड़ गया था। कहने लगी कि आप आ गए। मैंने उसे गौर से देखा, जिसका चेहरा झूठे नकाब से ढका हुआ था। उसके चेहरे पर अलग ही झूठ की परत चढ़ी हुई थी और मेरा भाई तो मुझे देखते ही अपने कमरे में जा चुका था। मैंने गुलाबों से पूछा, तुम्हारी माँ की तबीयत अब कैसी है? मेरे सवाल पर वह कहने लगी, इतनी ठीक नहीं है, बस मेरे लिए बहुत उदास हो रही थी। मुझसे ही पूरे दिन बातें करती रही। वह तो मुझे आने भी नहीं दे रही थी, लेकिन मैंने नहीं बताया कि मैं वहीं से आ रहा हूँ और तुम्हारे भाई से मेरी इस बारे में बात हो चुकी है। वह मुझे खाने को पूछने लगी। साथ में ये भी कह रही थी कि भाभी ने मुझे खाना खिलाए बगैर जाने ही नहीं दिया, इसलिए मैं तो खाना खाकर आई हूँ। मैंने कहा मुझे भूख नहीं है, ये कहकर अपने कमरे में चला गया। कितनी अजीब बात थी। वह मुझसे कितना आराम से झूठ पर झूठ बोल रही थी। वह तो यहाँ से मेरे भाई के साथ मायके जाने के लिए निकली थी और अब लौट रही थी रात के 10 बजे, जबकि वह मायके गई ही नहीं थी। फिर इतने घंटे वह मेरे भाई के साथ कहाँ थी? और इतनी खुश तो वह अपनी शादी वाले दिन भी नहीं थी। मैं क्या सोचता, कैसे गलत सोचता। अपनी पत्नी और वह मेरा भाई था, मेरा सगा भाई। इतना बड़ा धोखा वह दोनों मुझे कैसे दे सकते थे? और क्यों? मैं कमरे में आकर सिगरेट पीने लगा। मेरे दिमाग इस बात को मान ही नहीं रहे थे जो मेरी आंखें मेरे भाई के बारे में देख चुकी थी। मैं जब ये सोचता तो मुझे अफसोस होने लगता। 14 साल की उम्र में मेरे बाप का देहांत हुआ था। उस वक्त मैं 10वीं में था, लेकिन बाप के देहांत की वजह से पेपर भी नहीं दे पाया था और दुकान की जिम्मेदारी संभालने के साथ अपनी माँ और अपने भाई को भी संभालना था। मैंने अपनी पढ़ाई की कुर्बानी दी ताकि मेरा छोटा भाई पढ़ाई हासिल कर ले। मैंने खुद पर आराम सुकून सब खत्म कर लिया था ताकि मेरा भाई सुकून की जिंदगी गुजार सके, और उसने मेरे ही घर पर डाका डाल लिया था। मेरी आंखों से गरम गरम आंसू बहने लगे। ना जाने क्यों मुझे इस बात का इतना दुख था कि मैं फूट फूट कर रोने लगा था। ऐसा पागल होकर रो रहा था। इतना तो मैं उस वक्त भर भी नहीं रोया था जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ था। हालांकि मुझे बहुत सदमा पहुंचा था। मेरे सर से मेरा साया छिन गया था। रोते हुए छोटे भाई को गले लगाकर मैंने कहा था, तुम ये ना समझना कि तुम अनाथ हो गए हो। मैं हूँ तुम्हारा बाप। अपने आंसू मैं अपनी आंखों में नहीं आने दिए थे, अपने अंदर ही कहीं भर लिए थे। अपनी माँ को एक पल के लिए अकेला नहीं छोड़ा था, ना ही अपने बाप के नाम को डुबाया था, बल्कि जलेबी का कारोबार भी गिरने नहीं दिया था। मैंने अपने बाप की मौत के बाद खुद को उनकी जगह रखकर सोचना शुरू कर दिया था। ना किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर देखा, ना दोस्ती की। जब शादी हुई तो गुलाबों को देखकर मुझे लगा कि मेरे सब्र का फल मुझे मिल गया, लेकिन गुलाबों ने तो मुझे एक दिन भी अपनी मोहब्बत से भिगोया नहीं था, क्योंकि मुझे देखकर उसके चेहरे पर एक नागवारी सी छाने लगती थी। पहले तो मैं ये समझता था उसके गुस्से की वजह प्रेत आत्मा है जो इस पर आया हुआ है, इसलिए मुझे देखते ही गुलाबों ऐसा जाहिर करती है। लेकिन आज तो वह बेहद खुश थी और उसकी खुशी ने मेरा बचा कुचा सुख चैन सब छीन लिया था। मुझे लगा मेरा बाप आज ही मुझे छोड़कर गया है। मैं थक चुका था सबको संभालते संभालते और उनकी जिंदगियां बनाते बनाते, और मेरे हाथ क्या आया था? जिल्लत, अकेलापन। मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इसी बेचैनी में मैंने कमरे का सामान फेंकना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे दिमाग की नसें फट जाएंगी। जिस भाई के लिए मैंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, उसने ही मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया था। सामान गिरने की आवाज़ सुनकर गुलाबो और मेरी माँ कमरे में आ गई थी। मेरी हालत देखकर दोनों डर गई थी। मम्मी घबराकर आगे बढ़ी थी और मुझे रोकते हुए बोली, हंसराज तुम पागल हो गए हो क्या?
क्या हो गया है तुम्हें? अमन भी रुआ सा हो गया था। उसने आगे बढ़कर मुझे पकड़ लिया और पूछने लगा, भाई आप ये सब क्यों कर रहे हैं? अगर आपको कोई परेशानी है तो प्लीज़ बताएं। ऐसे अंदर ही अंदर अकेला मत तड़पिए। मैं अमन खून भरी नज़रों से देखा। जी चाहा उसके मुंह पर एक थप्पड़ मार दूं। मेरी घुटन और तड़प की वजह तुम ही हो अमन, मैंने अपने दिल में सोचा। इतना शोर सुनकर गुलाबो भी कमरे में आ गई थी, लेकिन वह चुपचाप खड़ी रही। मम्मी काफ़ी देर मेरा सर सहलाती रही, समझाने लगी कि ज़्यादा काम का प्रेशर मत लो, कुछ काम अमन से भी करवाओ, उसे भी अपनी जिम्मेदारी संभालने दो। लेकिन मैं मम्मी को कैसे बताता, ये प्रेशर काम का नहीं कुछ और ही है। पता नहीं मैं कब नींद की आगोश में चला गया। सुबह आँख खुली, काफ़ी देर हो चुकी थी। अमन कॉलेज जाने के लिए तैयार था। मैंने महसूस किया कि जैसे अमन मुझसे नज़रें चुरा रहा था। मम्मी और गुलाबो किचन में थी। मैं और अमन नाश्ते की टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे कि अचानक अमन की बात से मैं हक्का बक्का रह गया। अमन बोला, भाई आप गुलाबो को तलाक दे दो। ये तो मुझे पता था कि दोनों मेरे पीठ पीछे क्या गुल खिला रहे हैं, लेकिन अमन अचानक मेरे सामने खुलकर आ गया। मुझे इसका अंदाज बिल्कुल नहीं था। मैंने कड़वाहट से कहा, गुलाबो को तलाक दे दूं जिससे कि तुम्हारा रास्ता साफ हो जाए। मेरी बात सुनकर अमन की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा, भाई आप मुझे गलत समझ रहे हैं और आपको ये गलत फहमी है। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर आप सच जानना चाहते हैं तो आज अपनी ससुराल में जलेबी देने की बजाय सीधा घर आ जाना, आपको सारी सच्चाई पता चल जाएगी। सच्चाई जानने के लिए तो मैं भी बेचैन था। पूरा दिन मेरा काम में मन नहीं लगा। जैसे तैसे करके दिन गुजरा। कॉलेज के बाद आज अमन दुकान पर नहीं आया था। 10 बजे ही मैं सीधा घर की तरफ चला गया और घर पहुंचने पर जो कुछ मैंने देखा उससे मेरे शरीर में फिर से गुस्से की चिंगारियां भरने लगी। अमन और गुलाबो एक ही कमरे में थे। दोनों के बोलने की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। मम्मी खाना खाने के बाद अपनी दवा लेकर सो गई थी। मैंने अपने गुस्से पर काबू किया और दबे कदमों से चलता हुआ गेट के पास आकर खड़ा हो गया। अंदर से अमन और गुलाबो के ज़ोर ज़ोर से बोलने की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी बात पर बहस कर रहे थे। अमन बोला, गुलाबो तुम जो कुछ कर रही हो ये गलत है। तुम्हें भाई को धोखा नहीं देना चाहिए। तुम्हें तो भगवान का धन्यवाद देना चाहिए कि तुम्हें भाई जैसा पति मिला। अमन की बात पर गुलाबो गुस्से से बोली थी, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा भाई जैसा पति, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और अभी से नहीं, शादी से पहले से, और ये बात तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है। मैंने आज तक तुम्हारे भाई को अपने पास नहीं आने दिया है। मेरा ये तन और मन सब कुछ तुम्हारा है। अमन, इस तन पर तुम्हारा हक है, लेकिन अमन तुम मुझे ऐसे मत तड़पाया करो। जब भी तुम्हारे पास आने की कोशिश करती हूँ तो तुम मुझसे दूर भाग जाते हो। प्लीज़ अमन, आज तुम मत तड़पाओ। तुम्हारे भाई को आने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे और वह 2 घंटे हमारे लिए बहुत हैं। मेरे शरीर में कांटू तो खून नहीं वाली हालत थी। जो भी मैं सोच रहा था मुझे उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने अब दरवाजे से झांक कर देखा। गुलाबो अमन के करीब आने की कोशिश कर रही थी और अमन उसे खुद से दूर कर रहा था। मेरा सब्र जवाब दे गया था और मैं अंदर कमरे में दाखिल हो गया। मुझे देखते ही गुलाबो हक्का बक्का रह गई। उसके चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ गया। पूरा चक्कर मेरे समझ में आ गया था कि क्यों गुलाबो मुझे अपनी माँ के घर बहाने से भेजती थी। मैंने आगे बढ़कर गुलाबो के मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया। गुलाबो, क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने तो तुम्हें दिल से मोहब्बत की थी और तुमने ही मेरे साथ। खैर मैं अमन की तरफ मुड़ा। अमन, जब तुम और गुलाबो शादी से पहले ही एक दूसरे से मोहब्बत करते थे तो फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं गुलाबो से शादी ना करके तुम्हारी शादी उससे करवा देता। मेरी बात सुनकर अमर बोला, भाई आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। जिस कॉलेज में मैं पढ़ता हूँ और जिस बस से मैं जाता हूँ उसी बस से गुलाबो भी अपने कॉलेज जाया करती थी। पता नहीं कब गुलाबो मुझसे प्यार कर बैठी, लेकिन मेरे दिल में गुलाबो के लिए
कुछ भी नहीं था। और शादी के बाद गुलाबो मुझे ब्लैकमेल करने लगी। कहती थी, अमन अगर तुम मेरी मोहब्बत को एक्सेप्ट नहीं करोगे, मैं तुम्हारे भाई से कहूँगी तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती करते हो मेरी इज्जत से। शुरू में तो मैं गुलाबो से दूर भागता रहा और ये सोचकर डर भी जाता कि कहीं गुलाबो सचमुच आपके सामने मुझे बदनाम ना कर दे। लेकिन जब गुलाबो मेरे पास आने की, मेरे करीब आने की कोशिश करती तो मुझे अब उससे घिन आने लगती थी। धीरे धीरे मैं समझ गया था कि गुलाबो जैसी लड़की हमारे घर की इज्जत बनने के लायक नहीं है। वे मेरे हीरे जैसे भाई की बीवी बनने के लायक नहीं। और इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आप गुलाबो से तलाक ले लो, लेकिन आप मेरी बात का गलत मतलब ले बैठे। सारी हकीकत खुलकर सामने आ गई थी। खुद से नफरत नहीं किया और कल ही आई लड़की पर भरोसा कर बैठा। मैं नफरत भरी नज़रों से गुलाबो को देखा तो चुपचाप खड़ी थी। उसके चेहरे पर कोई मलाल नहीं था। बेशर्मी से कहने लगी, हाँ तो इसमें गलत क्या है? मैं अमन से मोहब्बत करती हूँ, तुमसे नहीं। मैंने गुस्से से कहा, गुलाबो गलत मोहब्बत करना नहीं होता, उसे गलत तरीके से हासिल करना गलत होता है। अगर तुम्हें अमन से मोहब्बत थी तो जायज़ तरीके से उससे शादी करती, तब तुम्हारी मोहब्बत पाक साफ होती। लेकिन अब तो ये मोहब्बत नहीं, गंदगी है, और यह गंदगी मैं अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार नहीं करता। तुम मेरे घर से जा सकती हो। मेरी बात सुनकर गुलाबो सक्का पक्का गई। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी इतना बड़ा फैसला ले लूँगा। उसने एक पल में ही अपना रंग बदल लिया। गिड़गिड़ाकर बोली, प्लीज़ हंसराज, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं अब सिर्फ तुम्हारी पत्नी बनकर रहूँगी, मुझे घर से मत निकालो। लेकिन इस बार मैंने गुलाबो के झांसे में नहीं आने वाला था। मैं इस वक्त उसे उसकी माँ के घर छोड़ आया और अगले कुछ दिनों में तलाक के पेपर तैयार करवाकर गुलाबो को तलाक दे दी। मैंने अपने भाई अमन से माफ़ी मांगी। मैंने कहा, अमन मुझे माफ़ कर दो जो मैंने तुम पर शक किया। अमन बोला, नहीं भाई, इसमें गलती आपकी नहीं थी, क्योंकि ऐसे हालात में वही सोचते हैं जो आप सोचने लगे थे। अंत भला तो सब भला। गुलाबो जैसी औरत से हमें छुटकारा मिल गया था। ये हमारे परिवार के लिए बहुत खुशी की बात है। हम फिर से अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। दोस्तों,